कहीं मवानास्थला में ना हो जाए बड़ा विस्फोट। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक व RK वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे राजू दास Facebook पेज को भी फॉलो कर लें। अफसरों ने दिए पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश। बाहरी क्षेत्रों में बना रखे हैं पटाखों के गोदाम। मवाना नगर और आसपास सटला व फलावदा के ग्रामीण इलाकों को बन रही आतिशबाजी से कहीं बड़ा विस्फोट न हो जाए, इसके लिए मवाना तहसील प्रशासन को चौकस रहने की जरूरत है। इन क्षेत्रों में पहले भी विस्फोट की घटनाएं हो चुकी हैं। गांव सटला में 23 जुलाई और 1 अगस्त को मकानों में विस्फोट होने से कई लोग घायल हो गए, जबकि कई मकान तक ध्वस्त हो गए थे। सटला में भी कई साल पहले बड़ी घटना हो चुकी है। फलावदा के गांव महलका रसूलपुर में हुए विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो गई थी। मंगलवार को मेरठ के लोहिया नगर साबुन गोदाम में हुए जबरदस्त धमाकों में 4 लोगों की मौके पर मौत व दर्जन भर घायल होने की वारदात के बाद जिला प्रशासन ने मवाना प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। डीएम दीपक मीणा व SSP रोहित सजवाण ने पटाखे की धरपकड़ को अभियान चलाने के लिए आदेश दिए हैं। उधर NGT के निर्देशों के अनुसार प्रदेश सरकार ने इस बार दीपावली पर पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बावजूद इस व्यवसाय से जुड़े अनेक लोग आतिशबाजी को गोदामों में भरने में जुटे हैं। सुबह 3 बजे दौड़ते हैं छोटे हाथी। आतिशबाजी के व्यवसाय से जुड़े लोग बताते हैं कि हाईवे पर सुबह 2 बजे तक पुलिस वाहनों की जांच करती है। वे आतिशबाजी से भरे छोटे हाथी सवेरे 3 बजे से सुबह 6 बजे तक सड़कों पर उतारते हैं। उस समय वाहनों की जांच भी नहीं की जाती। उन्हें आतिशबाजी को दूसरे शहरों को भेजने में आसानी रहती है। खुलासा किया कि छोटे हाथी में आतिशबाजी पैकेटों के ऊपर थोड़ी सी सब्जी रख दी जाती है ताकि पुलिस को शक न हो सके। मवाना नगर से दूसरे स्थानों पर आतिशबाजी ले जाने का काम दशहरे से पहले पूरा कर लिया जाता है। नगर और बाहरी इलाकों में है गोदाम। लोग बताते हैं कि अटौरा रोड, मोहल्ला तिहाई, मोहल्ला काबली गेट में आतिशबाजों ने पटाखों के छोटे गोदाम बनाकर रखे हैं। हस्तिनापुर मार्ग, मुबारकपुर रोड, किला परीक्षकगढ़ रोड और मेरठ बाईपास पर पटाखों के गोदाम बने हैं। आसपास के जिलों से भी आते हैं पटाखे। मवाना के अलावा आसपास के जिलों से भी यहां आतिशबाजी लाई जाती है। मुजफ्फरनगर, बिजनौर, वहापुर से आतिशबाजी के पैकेट आते हैं। कई व्यापारी आतिशबाजी सहारनपुर और दिल्ली से लाकर पहले यहां स्टॉक करते हैं। मवाना में विस्फोट जैसी घटनाओं को रोकने के लिए जल्द छापेमारी की जाएगी। आतिशबाजी की धरपकड़ के लिए पुलिस के साथ मिलकर अभियान चलेगा। मवाना नगर में पहले भी छापे में बड़ी मात्रा में आतिशबाजी बरामद की गई है। उधर CO आशीष शर्मा कहते हैं कि पुलिस बल VIP ड्यूटी में चला गया था। कल बुधवार से पुलिस बल को लेकर छापेमारी की जाएगी। आतिशबाजी बनाने व बेचने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अखिलेश यादव SDM। सीता हरण का मंचन देख भावुक हुए भक्त। दौराला, परीक्षितगढ़, हस्तिनापुर में हुआ रामलीला का मंचन। बड़ी संख्या में लीला देखने पहुंच रहे श्रद्धालु। शिव मंदिर मैदान में राम लखन रंगमंच कमेटी के तत्वावधान में चल रही रामलीला में मंगलवार को कलाकारों ने राजा दशरथ की मृत्यु, राजकुमार भरत के नाना की नगरी से लौटने, भरतराम मिलन, सीता हरण का मंचन किया। संयोजक पुरुषोत्तम उपाध्याय ने बताया कि रामलीला मंचन का मंगलवार को मुख्य अतिथि राज्य मंत्री यशवीर सिंह, पूर्व विधायक चंद्रवीर सिंह, रालोद नेत्री मनीषा अहलावत ने शुभारंभ किया। भूपेंद्र अहलावत, ओम प्रकाश, ओंकार चौधरी, संजीव योगी, हरपाल चौहान, प्रदुमन जैन, ओम प्रकाश, मुकेश, दीपक, अंकित, बाबूराम, मोहन सैनी, मनोज, मनी अग्रवाल, अवधेश, बंटी, संजय, राजीव, मोहित आदि रहे। भाजपा सरकार ने खिलाड़ियों, किसानों को मिल रहा पूर्ण अधिकार। भाजपा सरकार ने खिलाड़ियों को सुविधाओं के साथ पूर्ण सम्मान और अधिकार दिया जा रहा है। किसानों, व्यापारियों और गरीब लोगों को भी सभी सुविधा के साथ सम्मान मिल रहा है। रामलीला उद्घाटन से पूर्व राज्य मंत्री यशवीर सिंह, भाजपा नेता भूपेंद्र अहलावत भोलू के आवास पर पहुंचे और उक्त बातें कही। बिल्लू चौधरी, विपिन, मिंटू, संजीव, राजीव, अनिल, अरुण, निक्कू आदि रहे। राम को वन जाते देख छलके आंसू। हस्तिनापुर नगर के रामलीला मैदान में चल रही श्री रामलीला मंचन में मंगलवार को कलाकारों ने माता सीता का कन्यादान, राम लक्ष्मण वनवास का मंचन किया। मंचन में राजा दशरथ से कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। पिता का वचन निभाने के लिए श्री राम वन जाने के तैयार हो गए। जब राम, सीता और लक्ष्मण ने वन के लिए प्रस्थान किया तो सभी अयोध्यावासी विलाप करने लगे। कमेटी अध्यक्ष गौरव गुर्जर, सुभाष घबरानी, अरिहंत सैनी, सुजीत चौधरी, पंकज फौजी, मुकेश ठाकुर, नीरज कामदार रहे। भाई को वापस लाने वन को गए भरत। परीक्षितगढ़ श्री रामलीला कमेटी के तत्वावधान में चल रही रामलीला मंचन में भगवान श्री राम के वन गमन का सुंदर वर्णन किया गया। राम के लक्ष्मण सीता सहित वन जाने के बाद राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। वहीं जब भरत को पता चला कि उसकी मां कैकेयी के कारण बड़े भाई राम वन को चले गए हैं और पिता ने प्राण त्याग दिए हैं, तब भरत अपने भाई राम को उनका राज्य सौंपने व अयोध्या वापस लाने के लिए चल दिए। इससे पूर्व मां दुर्गा की विशाल झांकी प्रस्तुत की गयी, जिसका सोनू शर्मा, अमित प्रधान, संजीव शर्मा ने संयुक्त रूप से तिलक किया। इस मौके पर रामलीला कमेटी के अध्यक्ष श्याम दत्त शर्मा, महावीर गुप्ता, विष्णु अवतार रूहेला, राम अवतार नागर, बिगल नागर, महेश त्यागी, भरत अग्रवाल, ब्रह्मजीत प्रजापति, सतीश शर्मा, जोगेंद्र, प्रवीण शर्मा रहे।
मां चंद्रघंटा की उपासना घर में लाती है सुख समृद्धि। हस्तिनापुर में प्राचीन जयंती माता शक्तिपीठ मंदिर में चल रहे शारदीय नवरात्र की विशेष पूजा के तीसरे दिन मंगलवार को मां चंद्रघंटा की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। मंदिर के संस्थापक अध्यक्ष सुदेश कुमार ने बताया कि सनातन शास्त्र में निहित है कि मां ममता की सागर हैं, उनकी महिमा निराली है, अपने भक्तों का उद्धार करती हैं और दुष्टों का संहार करती हैं। धार्मिक मत है कि शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन श्रद्धा भाव से मां चंद्रघंटा की उपासना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। आचार्य मुकेश शांडिल्य ने भी कथा सुनाई। सभी मांगलिक क्रियाएं दिनेश शर्मा द्वारा संपन्न कराई गई। कृष्ण सैनी, ज्योति शर्मा, गौरव शर्मा, रामपाल सिंह आदि रहे। दोस्तों, वीडियो को लाइक व आर वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब कर लें व हमारे राजू भाई फेसबुक पेज को फॉलो भी कर लें। पदक और प्रदर्शन से देश के युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री ने पदक जीतने वाले सैन्य कर्मियों के लिए नकद पुरस्कार का ऐलान किया। एशियन गेम्स में देश का गौरव बढ़ाने वाले सेना के खिलाड़ियों को दिल्ली में सम्मानित किया गया। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पदक और प्रदर्शन से देश के युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। देश के युवा आपके खेल, पदक और प्रदर्शन को देख इस ओर आकर्षित होंगे। संबोधन के दौरान उन्होंने पदक जीतने वाले सैन्य कर्मियों को नकद पुरस्कार देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ एक पदक का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, भारतीय समाज की भव्यता की कहानी का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मजबूत माध्यम है। भारत ने चीन में आयोजित 19वें एशियन गेम्स में कुल 107 मेडल अपने नाम किए थे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार व्यक्ति खेल स्पर्धाओं में सैन्य ने 16 पदक जीते हैं। सैनिक में एक खिलाड़ी भी। रक्षा मंत्री ने कहा, एक सैनिक में खिलाड़ी भी होता है और एक खिलाड़ी में सैनिक। सरकार देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। खेल के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। इसके परिणाम भविष्य में दिखेंगे। नए भारत की झलक दिखी। रक्षा मंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों के प्रदर्शन में नए भारत का प्रतिबिंब दिखता है। उन्होंने कहा, अध्ययनों में पता चला है कि अगर कोई देश खेल क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो उसका सीधा असर उसकी आर्थिक संपन्नता पर पड़ता है। भारत आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है और हर क्षेत्र में मेडल भी बढ़ रहा है। सभी का मनोबल बढ़ाया। रक्षा मंत्री ने मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के साथ कठिन कोशिशों के बाद भी मेडल से चूकने वाले खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया है। उन्होंने मिल्खा सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि 1960 के ओलंपिक में 400 मीटर की दौड़ में मेडल से चूक गए, लेकिन सभी के लिए मार्गदर्शक बने। इससे सभी को सीखना होगा। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं में घट गए 3.76 लाख विद्यार्थी। प्रयागराज यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के लिए छात्र छात्राओं की संख्या में 3,76,428 की कमी आई है। फरवरी 2024 में प्रस्तावित बोर्ड परीक्षा के लिए 10वीं 12वीं में 55,08,206 विद्यार्थियों का पंजीकरण हुआ था, जबकि पिछले साल 58,84,634 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था। बोर्ड ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए 10 अक्टूबर तक मौका दिया था। पिछले सालों में परीक्षा के दौरान बढ़ती जा रही सख्ती है। इसके चलते नकल के सहारे बोर्ड परीक्षा में पास होने की प्रवृत्ति वाले अभ्यर्थियों ने दूरी बनाई है। कक्षा 9 व 11 में 52,83,757 विद्यार्थियों ने अग्रिम पंजीकरण कराया है। गौरतलब है कि 2022 की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के लिए क्रमश 27,81,645 व 24,10,971 कुल 51,92,616 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था। यूपी में गठबंधन पर कांग्रेस को लेना है फैसला। अखिलेश। कानपुर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा कि पार्टी 2024 का चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। यह कांग्रेस को देखना है कि गठबंधन किस स्तर पर है। अगर गठबंधन प्रदेश के स्तर पर नहीं है तो देश के स्तर पर भी नहीं हो सकता है। वह श्यामनगर में मुलायम सिंह स्मृति महोत्सव के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि गठबंधन की बात चली है, उसकी खबरें भी छपी। अखबारों में क्या छपता है, इसकी सपा को परवाह नहीं है। सपा पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को साथ लेकर सभी 80 सीटों पर भाजपा को हराने की रणनीति बनाएगी। सपा जाति जनगणना चाहती है। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले लोगों की आंख की रोशनी छीन रहे हैं। कानपुर में भाजपा नेता ने व्यापारी की आंख फोड़ दी। दूसरे भाजपा नेता ने किसान की जमीन हड़प ली। उसने खुदकुशी कर ली। वह दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर के संपर्क में है, जिसने किसान को आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। अब बुलडोजर क्यों नहीं कर रहा है? कॉल ड्रॉप होने पर फोन कंपनियां जुर्माना भरेंगी। ट्राई राज्य और जिला स्तर पर सेवा की गुणवत्ता की जांच करेगा। कंपनियां कर रही विरोध। दूरसंचार नियामक ट्राई कॉल ड्रॉप या नेटवर्क की दिक्कत से जूझ रहे उपभोक्ताओं को राहत दिलाने के लिए नियमों को सख्त बनाने जा रहा है। इसके तहत खराब नेटवर्क और इंटरनेट डाटा में गड़बड़ी पाए जाने पर दूरसंचार कंपनियों पर कठोर कार्रवाई होगी और जुर्माना लगाया जाएगा। कंपनियों की जवाबदेही तय करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर सेवा की गुणवत्ता जाँच की जाएगी। गुणवत्ता मानक सख्त होंगे। गौरतलब है कि इसी साल अगस्त में ट्राई ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए कड़े प्रदर्शन मानदंड प्रस्तावित किए थे। ट्राई का कहना था कि ग्राहकों की ओर से कॉल ड्रॉप की कई शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। देश में 4G की व्यापक पहुंच और 5G सेवाओं की शुरुआत होने के बाद भी मामले बढ़ रहे हैं। इससे निपटने के लिए सेवा गुणवत्ता का आकलन दूरसंचार सर्किल के बजाय अब जिला स्तर पर भी करना होगा। ट्राई ने इस संबंध में 20 सितंबर तक संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे थे। हितधारकों के परामर्श के बाद नियमों को जल्द ही जारी किया जाएगा।
ट्राई के मुताबिक नई व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसमें गुणवत्ता मापदंडों को पूरा नहीं करने पर दूरसंचार कंपनियों पर कार्रवाई होगी। वर्तमान में गुणवत्ता आकलन टेलीकॉम सर्कल स्तर पर होता है। अगर कुछ टेलीकॉम साइट लंबे समय तक भी बंद रहती हैं, तो सही आंकड़ा नहीं मिल पाता है। अगर जिला स्तर पर इसे किया जाए तो अधिक विस्तृत आंकड़े प्राप्त होंगे। अगर साइट लंबे समय तक बंद रहती हैं, तो टेलीकॉम कंपनियों को दंडित किया जा सकता है। राज्य और जिला स्तर पर डाटा आकलन की योजना का दूरसंचार उद्योग विरोध कर रहा है। कंपनियों का कहना है कि नेटवर्क को टेलीकॉम सर्कल के अनुसार संचालित किया जाता है। ऐसे में सॉफ्टवेयर सिस्टम उसी के अनुसार काम करता है। कंपनियों का मानना है कि राज्यवार डाटा साझा करना मुश्किल होगा, क्योंकि अलग अलग लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों के लिए अलग अलग क्षेत्राधिकार शामिल हैं। इसके अलावा डेटा को जुटाने और कोऑर्डिनेट करने में दिक्कतें होंगी। समस्या से जूझ रहे उपभोक्ता। आंकड़ों के मुताबिक लगभग 70% उपभोक्ता रोजाना कॉल ड्रॉप की समस्या से जूझते हैं। अमूमन 35% उपभोक्ताओं को 4G या 5G सेवा बिना रुकावट नहीं मिलती है। इसी के चलते ट्राई गुणवत्ता आकलन के नियमों को और सख्त करने की तैयारी कर रहा है।